हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और हम हैं अपने चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जीएसटीआर 9 हमें कैसे भरनी है, क्या क्या उसमें डिटेल्स होनी है, उसका ब्रीफ आउटलाइन ऑलरेडी मैं आपको अपनी पहले वीडियो में दे चुकी हूं। किसको फाइल करनी है, कब तक फाइल करनी है, क्या डेडलाइन है, क्या पेनल्टी है इनकेस अगर हमने टाइमली फाइल नहीं करी है, वो सारी बातें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटवर्ड सप्लाई वाले सेगमेंट में, यानी बेसिकली पार्ट 2 जो है आपका, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर आपकी कोई डेटा मैच नहीं हो रहा है, इधर 3B1 से मैच नहीं हो रहा या 1 बुक से मैच नहीं हो रहा, या इस तरह की जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, आज मैं केस स्टडीज के साथ आपके साथ डील करने वाली हूं जीएसटीआर 9 में ही। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो अपलोड्स के बारे में और जो जीएसटी अपडेट्स हैं उनका पता चल सके। दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जीएसटीआर 9 पे। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 की लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। इट इज कमिंग। बट अभी भी बहुत लोग को डाउट है कि 9 कैसे भरनी है, क्या डिटेल्स जाएंगी, किसको बेस लेना चाहिए, किसको बेस नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स 3B को बेस ले, 1 को ले या बुक्स को ले, किस तरह से ले। तो बेसिकली दोस्तों, पर्पस क्या है हमारे जीएसटीआर 9 का कि हमने जो भी जीएसटी पोर्टल पे डेटा भेजा है और जो हमारे ऑडिटेड बैलेंस शीट में डेटा है वो मैच होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सेल 1 लाख रुपए की है बुक्स में, तो मेरे पोर्टल पे 3B1 में भी 1 लाख होनी चाहिए, मैंने टैक्स भी अकॉर्डिंगली 1 लाख पे किया होना चाहिए। जो मेरी परचेज बुक्स में है वही से मेरे पोर्टल पे होनी चाहिए। अगर कोई भी डिफरेंस है तो वो अकॉर्डिंगली जो उसका कंसर्न टेबल है वहां पे हमें उसकी फिगर्स डालनी है। ठीक है। सो दोस्तों, वापस मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रीफ बताया था 9 का, आज हम कंप्लीट सेल की क्या डिटेल्स होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको पीपीटी दिख रही है। अभी पीपीटी बेसिकली एनुअल रिटर्न के सेल सेगमेंट पे है। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कितने पार्ट्स हैं जीएसटीआर 9 के। इसके अंदर 3 मेजर पार्ट्स के आते हैं, लायबिलिटी एंड टैक्सेस पे, जो कि आपका टेबल 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 आ जाता है। आईटीसी रिवर्सल के दूसरे टेबल्स आते हैं और बाकी सेक्शन जो रिफंड है या एचएसएन कोड एक्सेट्रा, उनके लिए टेबल्स अलग आ जाते हैं। तो आज हमारा जो कंसर्न एरिया रहेगा वो फर्स्ट एरिया रहेगा, दैट इज लायबिलिटी एंड टैक्सेस पेड। एंड डोंट वरी, मैं बाकी का जो सेगमेंट है आपका आईटीसी रिवर्सल और अदर सेक्शंस का, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करने वाली हूँ। सो आज हम लोग डील करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज के साथ। आउटवर्ड सप्लाई में दोस्तों टेबल नंबर 4 एंड 5। अब आप यहां पे आप देखिए, इट इज रिटन details of advances, inwards and outward supplies made during the financial year on which the tax is payable। अब आपको ध्यान रखना है, जो ये पार्ट 2 है ये 2 भाग में बटा हुआ है। पहला the supplies on which the tax is payable and दूसरा जो supplies on which the tax is not payable। That means जैसे आपका एक्सपोर्ट हो जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंडर, अगर आप करते हो एलयूटी में, तो आपको टैक्स पेमेंट की जरूरत नहीं होती है। वो सारी चीजें कहां कवर है? वो आपके नेक्स्ट टेबल में कवर्ड है, टेबल नंबर 5 में। टेबल 4 में कौन से आएंगे? जो एक्सपोर्ट्स आपने किए हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो यहां कवर होंगे। अब सेकेंडली, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस। अब ऐसे कौन से एडवांसेस है जिसपे आप टैक्स पे करते हो? नॉर्मली हम सप्लाई क्या करेंगे, या तो गुड्स की करेंगे या सर्विसेज की करेंगे। क्या गुड्स की सप्लाई करने पे अगर हमें कोई एडवांस रिसीव होता है, क्या हमें उस पे जीएसटी देना है? नो। अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है अगेंस्ट गुड्स, देन यू डोंट हैव टू पे द जीएसटी ऑन द सेम। व्हाई? बिकॉज 2017 में ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपको टैक्स पेमेंट नहीं करनी है इन केस आपने एडवांस रिसीव किया अगेंस्ट गुड्स। बट यही चीज अगर हम सर्विसेज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर आपने सर्विसेज के अगेंस्ट में आपने एडवांस रिसीव किया है तो आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। देन ऐसे कौन से इनवर्ड सप्लाईज होते हैं जिसपे आप टैक्स पे करते हो? दैट मींस जो आपके रिवर्स चार्ज की परचेजेस हैं वो भी यहाँ पे आपको अकाउंट फॉर करनी पड़ेंगी। सो देखिए, पहला क्या कहा टेबल 4 में, सप्लाईज मेड टू बी2सी पर्सन्स।
देन B2B पर्सन यानी रजिस्टर्ड पर्सन, फिर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट क्या लिखा है, SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी SEZ वाले भी यहीं आ जाएंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट वो भी यहीं आ रहे हैं। फिर एडवांसेस ऑन विच द टैक्स हैज बीन पेड बट द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर मार्च 21 में मुझे एडवांस रिसीव हो गया था मेरी सर्विस के अगेंस्ट में, बट एक्चुअल में मैंने सर्विस दी है बाद में, ठीक है, तो उस एडवांस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करने की जो बेसिकली डिटेल्स हैं हम GSTR 1 में भी डालते हैं एडवांस पे, अगर हमने टैक्स पे किया वही सेम चीज अब हमें GSTR 9 में भी डालनी होगी, ठीक है। फिर लास्ट देखिए इसका 4G क्या कहता है, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज में जो आपने टैक्स पे किया है ऑन दी परचेजेस दैट यू हैव मेड, वो भी डिटेल्स आपकी यहां आएंगी। सो बेसिकली टेबल 4 ही आ जाता है। इसके अंदर जो डिटेल्स जाएंगी वो नेट फिगर्स जाएगी, यानी नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स, नेट ऑफ एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। रीजन बीइंग टेबल 4 के अंदर ही बाकी पॉइंट्स क्या आते हैं आपके, टेबल 4I से लेके L तक आते हैं कि अगर आपने टैक्स डिक्लेयर किया है थ्रू अमेंडमेंट्स, चाहे प्लस किया है चाहे माइनस किया, यानी इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, या कोई भी क्रेडिट डेबिट नोट्स है, तो करंटली हमें क्या गवर्नमेंट ने वो दे रखा है, रिलैक्सेशन कहा है कि आपको चाहो तो ये चारों कॉलम्स जो है बेसिकली 4I से लेके L तक के आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप इससे पहले के ही जो फिगर्स है उसी को आप नेट करके डाल दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नो नीड टू बाइफरकेट इनटू दीस टू कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेबल नंबर 4 जाएगा। Now coming over to table number 5 जो क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड विच टैक्स इज नॉट पेएबल, यानी इस पे टैक्स आपको पे नहीं करना है। अब जिस पे टैक्स नहीं पे करना होता है वो कौन सी सप्लाईज आ जाती है, अक्सर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी होती है, जीरो रेटेड सप्लाईज जिसमें आपने LUT के अंडर ऑपरेट किया वो भी हो जाते हैं। सो वही सेम चीज 5A और B में लिखी हुई है। सी में क्या लिखा हुआ है, अगर मेरे रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है RCM में, तो सपोज करो मैं एक GT हूं, मैं रजिस्टर्ड भी हूं, बट मेरे रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मे बी मैंने फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्ट ही नहीं किया था, मैं 5% वाले मैकेनिज्म में ही हूं, बट क्योंकि मुझे अलग अलग एसोसिएशन में रजिस्टर करना होता है इसलिए मैंने GST नंबर के लिए ऑप्ट किया था। अब मैंने GST नंबर ले लिया, मे बी मेरी टोटल टर्नओवर ज्यादा हो थ्रेशोल्ड लिमिट से, जिस वजह से मुझे 9 और 9C भी भरनी पड़ रही है। अब ऐसे में अगर मेरे रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में, तो भी मैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डिटेल यहां दूंगी 5C में, यानी मैं अपने टर्नओवर को, चाहे उसमें GST लगा है चाहे नहीं लगा है, मैं उसको कंप्लीटली यहां पर डिस्क्लोज कर रही हूं। देन कम्स एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड और नॉन GST सप्लाई। बहुत सारे लोग इसको एक जैसा समझते हैं, कुछ लोग इनमें कुछ डिफरेंस निकाल सकते हैं कि भाई नॉन GST सप्लाई कैसे हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा हो गए, एग्जेम्प्टेड कैसे हो गए, जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू हमने एग्जेम्प्ट कर दिए। बट एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड में आइडियली बहुत रेयर डिफरेंस है जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जेम्प्टेड की डेफिनेशन में ही ये दोनों कवर हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने अगेन यहाँ रिलैक्सेशन दी, कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, नो इश्यूज, आप क्या करो 5DEF की कंसोलिडेट फिगर आप 5D वाले कॉलम में ही डाल दो, दैट इज एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में आप कंप्लीट डिटेल आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। देन कमिंग ओवर टू नेक्स्ट, इसमें भी वही क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाईज थ्रू अमेंडमेंट्स और एडजस्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, यानी प्लस और माइनस जो है सप्लाई में, वो अगेन आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो जो पहले फिगर्स हमने मेंशन करी वो नेट ऑफ करके, नेट ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट्स आप उसमें डायरेक्टली डाल सकते हो। तो दीज आर दी रिलैक्सेशंस आल्सो व्हिच आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, सो वी आर डिस्कसिंग देम साइमल्टेनियसली। आपको ये बाद में इश्यू ही नहीं रहेगा कि हाँ ये हमें कंपल्सरी डालना है या नहीं डालना है, हम उसको साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। Then details of the taxes paid as declared in returns filed during the financial year। अब जो आपने टैक्स पे किया है वो आपका यहाँ टेबल नंबर 9 में आएगा। अगर आपने उसको ITC के अगेंस्ट एडजस्ट किया हुआ था तो वो आपका इधर ITC वाले पेड थ्रू ITC में आ जाएगा, और अगर आपने कैश के थ्रू पे किया था तो आपका वो कैश एलिमेंट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब कैसे हमारी लायबिलिटी कम ज्यादा होती है या मिसमैच होने पे कैसे हमारा टेबल 9 इंपैक्ट होता है या नहीं होता है, वो हम जब केस स्टडीज करेंगे उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। देन कमिंग ओवर टू टेबल नंबर 10 एंड 11। नॉर्मली आपने हमेशा सुना होगा, मैं बहुत सारे वीडियोस भी इसमें बना चुकी हूँ, अगर मेरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी मेरा मिसमैच है, कोई मुझे आइडिया लगता है कि मैंने ओमिट कर दी है कोई लायबिलिटी या मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, मुझे अमेंडमेंट करनी है उस चीज की, तो मैं अमेंड कब कर सकती हूँ, 1 अप्रैल 21 से सितंबर 21 तक की जो रिटर्न मैंने फाइल करी थी उन्हीं रिटर्न्स में मैं अमेंड कर सकती थी, उसके बाद मेरे लिए अमेंडमेंट फीजिबल नहीं है।
बट अगर मुझे टैक्स पे करना है तो वो मैं डेफिनेटली और कर सकती हूँ DRC 03 फॉर्म के थ्रू, बट अगर मुझे इनपुट लेना है जो मेरा रह गया था वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसी एडजस्टमेंट जो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करी, यानी मैं अभी 9 किसके लिए भर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, बट मैंने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की एडजस्टमेंट करी है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पार्ट हो जाता है। तो वो वाले डिटेल्स आपकी टेबल नंबर 10 और टेबल 11 में जाएंगी। ये क्या कहता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज बीइंग डिक्लेयर्ड इन अप्रैल टू सितंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर और द एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। तो वो वाली डिटेल्स आपकी यहाँ आने वाली है। अगर आपकी सप्लाई आपने प्लस करी है बाद में या माइनस करी यानी रिड्यूस करी, तो वो डिटेल्स आप यहाँ डालोगे, ठीक है। देन कम्स टेबल नंबर 14। अब 14 क्या कह रहा है, अब जो डिफरेंस बनता था टैक्स पेमेंट का वो बता दो भाई, जो आपका पेएबल बनता था, पेड बनता था, जो डिफरेंस आ जाएगा वो देख लेते हैं, और डिफरेंस आने के बाद जो आपका पेमेंट बनेगी वो आप DRC 03 फॉर्म के थ्रू पे कर सकते हो। DRC 03 फॉर्म में क्या चेंजेस आए हैं, अपडेट्स आए, ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में बना चुकी हूँ रिसेंट में, आप देख सकते हो उसको। तो आपको DRC 03 फॉर्म के बारे में भी अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। नाउ अब मैं दोस्तों बात करूंगी आपसे केस स्टडीज की। ये जो डिटेल्स अब मैंने इसमें दी हुई है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि नेट ऑफ अमेंडमेंट्स हमें डालनी है, कौन से हमारे ऑप्शनल फील्ड्स हैं। मेनली अब हम आते हैं केस लॉस पे, बेसिकली जो आपकी केस स्टडीज है। केस स्टडीज में देखिए, एक तो आपका परफेक्ट सिचुएशन आ जाता है जहां पे बुक्स में जितना दिया गया उतना ही मैंने 1 में सेल दिखाई है और उतनी ही मैंने 3B में सेल दिखाई है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे कहां ट्रीटमेंट दिखाना होगा, टेबल नंबर 4 में एज इट इज मैं 100 रुपीज दिखाऊंगी, और टेबल नंबर 4 + 10 - 11, क्योंकि 10 और 11 में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैंने नेक्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाई, सो कंबाइंड इम्पैक्ट 100 रुपीज का सीधा सीधा आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है ये वाला सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन धीरे धीरे करके हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मेरी बुक्स में आ रही थी सेल 100 रुपए की, GSTR 1 में भी आ रही थी 100 रुपए की, लेकिन 3B में मैंने गलती से 80 रुपए की दिखा दी। ऐसे में अब मैं क्या करूं, अब जब मुझे वो पता चला तो मैंने नेक्स्ट ईयर के 6 मंथ्स जो मेरे पास अलाउड होता है टाइम पीरियड जिसमें मैं अमेंडमेंट कर सकती हूँ अप्रैल टू सितंबर में, मैंने 20 रुपए की सेल दिखाई। अब कैसे इंपैक्ट आएगा मेरे टेबल 4 पे, 10 पे, 11 पे एक्सेट्रा पे, तो देखिए टेबल 4 में हम फिगर डालेंगे 80 रुपीज की। क्यों, क्योंकि हमने 3B को बेस लिया। देखिए बेस हम लोग क्या कहते हैं, 3B और बुक्स को बेस रखेंगे मेनली, हम 1 को आज सच बेस नहीं रखेंगे। कितना हमने टैक्स पे किया, अगर हमने कम टैक्स पे किया है बुक्स के कंपैरिजन में तो हम 3B का बेस ले लेते हैं, ज्यादा पे किए तो अकॉर्डिंगली जैसे मैं आपको भी बताऊंगी अलग अलग केस स्टडीज में आप उसको ले सकते हो, ठीक है। सो हमने टेबल 4 में दिखाया 80 रुपीज, 20 रुपीज हमने दिखाया टेबल नंबर 10 में। क्यों, क्योंकि हमने वो एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान हमने वो सेल दिखाई। तो अल्टीमेटली आपने पूरे 9 फॉर्म में बता दिया कि आपकी 100 रुपए की सेल हुई थी और वो इजिली जस्टिफाई भी हो रही है। अब ये 20 रुपए की सेल जो है, क्या आपने इसका टैक्स पे कर रखा था या नहीं कर रखा था, अगर कर दिया था वेल एंड गुड, नहीं किया था तो आप DRC 03 में आप फॉर्म सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमिंग ओवर टू द थर्ड केस स्टडी, यहाँ पे बुक्स में 100 रुपए है लेकिन GSTR 1 में प्रॉब्लम है, 3B सही गई है। तो अब मैंने क्या कहा था आपको, 3B को और बुक्स को बेस लेना है, 1 को हमें इतना कंसिडरेशन नहीं देनी। तो वही देखिए आपको टेबल 4 में सिंपल 100 रुपीज डालने हैं, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को हमने बाद में नेक्स्ट जो एक्सटेंडेड पीरियड था उसमें रेक्टिफाई कर दिया, तो हमारी टैक्स पे कोई डिफरेंस नहीं आया, गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू इंपैक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इस तरह से इसको रिपोर्ट करते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू केस स्टडी नंबर 4, ये क्या कहता है कि भाई आपने क्या किया, रॉन्ग टर्नओवर इन GSTR 3B बट टैक्सेस सही दिया, आपने टर्नओवर गलत डाल दी है पर टैक्स तो आपने सही अमाउंट पे किया है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चीजें होती है कि कितना मेरा टर्नओवर है और क्या मेरा अमाउंट है, ठीक है। तो अब देखो हमने टर्नओवर तो वो टैक्स हमारा सही है 100 रुपए का, लेकिन टर्नओवर मैंने 3B में 9000 रुपए दिखा दिया। तो इसके लिए भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सिंपल अपना टेबल नंबर 4 में 100 रुपीज डालो एंड दैट्स इट। क्यों, क्योंकि आपके टैक्सेस तो सही है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मतलब किससे है, टैक्सेस से। टैक्स आपका सही हो रखा है तो नो इश्यूज, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसको सिंपल आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। नाउ एक्सेस इन GSTR 3B, टैक्सेस एडजस्टेड सब्सिक्वेंटली, दैट मींस मैंने 3B में सेल दिखा दी, जो टैक्स पे किया है वो 110 के हिसाब से पे कर दिया, एक्चुअल में मुझे पे करना था 100 रुपए के हिसाब से।
और जो 10 रुपए मैंने ज्यादा पे कर दिए थे, मैंने सब्सिक्वेंट मंथ्स में मैंने उसको रिड्यूस कर दिया उतने अमाउंट से। तो अब मैं क्या करूंगी, टेबल नंबर 4 में आई विल रिफ्लेक्ट 110 रुपीज। तो जो हमने कहा कि 3B को हमें बेस लेना है या बुक्स को बेस लेना है, इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हम उसको 110 रुपीज दिखाएंगे और 10 रुपीज हम टेबल नंबर 11 में माइनस करके दिखा देंगे। तो नेट इंपैक्ट क्या आ जाएगा आपका, कि जो नेट सेल हुई है वो आपकी 100 रुपए की हुई है, सप्लाई जो है बेसिकली। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा चेंज वो देखते हैं। केस स्टडी, केस स्टडी क्या है कि बुक्स में 100 रुपए है, GSTR 1 में 80 है, 3B में 120 है, यानी 1 को अब हम कंसिडर नहीं करते हैं यूजुअली। 3B में हमने 120 रुपए पे कर दिया, दैट मींस एक्सेस इन GSTR 3B बट इट इज नॉट एडजस्टेड सब्सिक्वेंटली, यानी जो 20 रुपए मैंने फालतू दिए ये मैंने अगले साल के जो एक्सटेंडेड टाइम मुझे ठीक करने के लिए मिलता है, मैंने उसमें सही नहीं किया। अब क्या होगा, ये बहुत मेजर कंसिडरेशन है। तो देखिए टेबल नंबर 4 में हम एज इट इज 100 रुपीज दिखाएंगे और अल्टीमेटली भी जो वो 20 एक्स्ट्रा चला गया, अब आप उसके लिए आगे जाके रिफंड क्लेम कर सकते हो, बट आपको 9 में आप उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाओगे। सो दिस इज हाउ आपके पास जो अलग अलग केस स्टडीज बन सकती थी, अलग अलग सिनेरियोज बन सकते थे, मैंने इसमें दिखाए हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर टेकअप करूंगी। और दोस्तों इसके बाद जो बहुत मेजर एरिया आ जाता है GSTR 9 का ITC वाला सेगमेंट, वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करने वाली हूं और वो आपके पास आ जाएगी बहुत जल्दी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग अब 9/9C ड्राफ्ट कर रहे हैं उनको इस चीज का आइडिया लग सके कि कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।